हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरएम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं पीएससी मेंस के पेपर नंबर 3 की यूनिट नंबर 4, जिसमें हम कंप्यूटर को कंप्लीट कर रहे थे। आज हम इसका टॉपिक पढ़ेंगे मेमोरी। मेमोरी में हम आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम मेमोरी के दो टाइप पढ़ेंगे, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। और यदि आप गाइस हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मेमोरी दो प्रकार के होते हैं। एक होती है प्राथमिक या मुख्य मेमोरी, दूसरी होती है द्वितीयक या सहायक मेमोरी। मेमोरी में जो प्राथमिक मेमोरी होती है उसके 4 टाइप होते हैं। पहले आती है रैम, रोम, कैश और रजिस्टर। तो प्राथमिक मेमोरी कितनी प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती हैं, रोम, कैश, रजिस्टर और रैम। रोम भी 3 प्रकार की होती हैं। पहली आती है पी रोम, फिर ई रोम और ई पी रोम। रैम 2 प्रकार की होती है, एक होती है डायनामिक रैम और दूसरी होती है स्टैटिक रैम। नेक्स्ट आती है हमारी द्वितीयक मेमोरी या सहायक मेमोरी कहा जाता है। यह 2 प्रकार की होती है, एक होती है क्रमानुसार मेमोरी और एक होती है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। जो क्रमानुसार मेमोरी होती है उसमें आती है मैग्नेटिक टेप, जो कि हमारे पहले जो क्या बोलते थे, वो टेप रिकॉर्डर वगैरह होते थे, उसमें जो कैसेट लगती थी वो होती थी मैग्नेटिक टेप। और दूसरी आती है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। इसमें 3 प्रकार होते हैं। पहले आती है चुंबकीय डिस्क, दूसरी आती है ऑप्टिकल डिस्क, तीसरी आती है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। जो चुंबकीय डिस्क है वह 2 प्रकार की होती है, एक होती है फ्लॉपी डिस्क और दूसरी होती है हार्ड डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क होती है 5 प्रकार से। पहले होती है CDR, ब्लू रे डिस्क, CDR, DVD और CD रोम। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस 2 प्रकार की होती है, एक होती है फ्लैश मेमोरी और दूसरी होती है मेमोरी कार्ड। ये होती है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मेमोरी। कंप्यूटर में मेमोरी एक भौतिक उपकरण होता है जो डाटा, सूचना, प्रोग्रामों को संग्रहित करने में सक्षम होता है। उसे क्या कहा जाता है? मेमोरी। मतलब मेमोरी क्या है? एक तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कंप्यूटर में यूज होती है, भौतिक उपकरण है जो क्या करता है, डाटा को, इंफॉर्मेशन को और प्रोग्राम को संग्रहित करने का काम करता है। कंप्यूटर मेमोरी मुख्य रूप से 2 तरह की होती है, एक होती है प्राथमिक मेमोरी जो कि हमने पढ़ी थी, कैश मेमोरी, रैम, रोम और रजिस्टर। दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी जो कि होती है CD, DVD, CDR, ब्लू रे डिस्क आदि। ये क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी होती है। नेक्स्ट आता है हमारा प्राथमिक मेमोरी, पहला टॉपिक है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कार्यों को करने के लिए जिस मेमोरी का सबसे पहले प्रयोग करता है उसे प्राथमिक मेमोरी कहा जाता है। तो प्राथमिक मेमोरी क्या है? तो कोई भी कंप्यूटर है जो उसके पास होती है, स्वयं की मेमोरी होती है, वो क्या होगी? प्राथमिक मेमोरी होगी। जो अपने सिस्टम को अपने कार्य करने के लिए जिस मेमोरी का प्रयोग करता है सबसे पहले, उसे क्या कहा जाता है? प्राथमिक मेमोरी कहा जाता है। यह CPU से सीधी जुड़ी होती है, क्योंकि भैया उसकी खुद की मेमोरी है, तो क्या होती है? CPU से सीधी जुड़ी होती है। जैसे स्टोरेज क्षमता कम होती है, उसके पास है, खुद की है, लेकिन उसकी स्टोरेज क्षमता क्या होती है? कम होती है। इसकी आंतरिक मेमोरी, मुख्य मेमोरी या फिर अर्धचालक मेमोरी भी कहा जाता है। इसकी क्षमता कम होती है, इसको आंतरिक मेमोरी, मुख्य मेमोरी, अर्धचालक मेमोरी कहा जाता है। डाटा, अनुदेशों को प्रोसेस करने से पहले तथा आंतरिक परिणामों को भी प्राथमिक मेमोरी में रखा जाता है। जो कोई भी इंस्ट्रक्शन है या डाटा है उसको प्रोसेस करने से पहले जहाँ पर रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्राथमिक मेमोरी कहा जाता है। इसका आकार जितना अधिक होगा वह कंप्यूटर उतना ही तीव्र होगा। तो जितना ज़्यादा बड़ा आकार होगा उतना तीव्र होगा, लेकिन ये स्टोरेज क्षमता क्या होती है? सेकेंड मेमोरी से कम होती है। तो पहली आती है हमारी क्या? प्राथमिक मेमोरी। ये क्या थी? यह कंप्यूटर जिसमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करने के लिए मेमोरी का प्रयोग करता है उसे प्राथमिक मेमोरी कहा जाता है। इसे आंतरिक मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी और अर्ध मेमोरी भी कहा जाता है। यह CPU से सीधी जुड़ी होती है। इसकी स्टोरेज क्षमता कम होती है। जितनी इसकी स्टोरेज क्षमता बड़ी होगी कंप्यूटर उतना तीव्र होगा, और यह डाटा और जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, अनुदेश होते हैं, उनको प्रोग्राम करने से पहले जहाँ पर कंप्यूटर रखता है उसे प्राथमिक मेमोरी कहा जाता है। इसके टाइप आते हैं। पहला है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप है। तो क्या है? सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप होती है जिसे मदरबोर्ड में बने मेमोरी स्लॉट में लगाया जाता है। तो इसको कहाँ लगाया जाता है? मेमोरी का जो मदरबोर्ड होता है उसमें एक मेमोरी स्लॉट होता है, वहाँ पर लगाई जाती है रैम। इसमें डाटा का एक्सेस टाइम भौतिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता। तो यदि कोई भौतिक स्थिति है तो उस
की एक्सेस टाइम पर निर्भर नहीं करता। यह एक अस्थायी या फिर वोलेटाइल मेमोरी होती है, अर्थात मेमोरी कंप्यूटर के अचानक शटडाउन हो जाने पर इसमें लिखा हुआ सारा डाटा नष्ट हो जाता है। तो रैम क्या होती है? एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब लाइट गई और तुम्हारा डाटा छू। पहला सेमीकंडक्टर मेमोरी है, सीधी सीपीयू से जुड़ी होती है और सीपीयू में जो बड़ा मदरबोर्ड लगा होता है उसमें जो मेमोरी स्लॉट होता है उसमें लगी होती है। इसका डाटा स्टोरेज करने पढ़ने के लिए किया जाता है। तो इसका हम प्रयोग किस में करते हैं? तो डाटा को स्टोर करने के लिए और पढ़ने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। यह दो प्रकार की होती है, एक होती है डायनेमिक रैम और दूसरी होती है स्टैटिक रैम। एक होती है डायनेमिक रैम और एक होती है स्टैटिक रैम। तो पहली आती है रैम। तो रैम के हमने 5 पॉइंट पढ़े थे, 5 नंबर में आ सकते हैं। तो रैम क्या है? एक सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप है जो कि सीपीयू से डायरेक्ट जुड़ी होती है, मदरबोर्ड के मेमोरी स्लॉट में लगी होती है। इसको डाटा एक्सेस करने के लिए भौतिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता। यह अस्थायी मेमोरी होती है और कंप्यूटर के अचानक नष्ट या फिर स्विच ऑन ऑफ हो जाने पर इसका पूरा डाटा ऑफ हो जाता है या उड़ जाता है। इसको डाटा स्टोर करने और पढ़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और यह दो प्रकार की होती है, एक होती है डायनेमिक रैम और दूसरी होती है स्टैटिक रैम। फिर आता है डायनेमिक रैम। क्या होती है? जो डायनेमिक रैम एक रजिस्टर या फिर एक कैपेसिटर लगा होता है। तो इसमें क्या होता है? डायनेमिक, डायन जैसा है तो बिल्कुल एकदम रजिस्टर होगा और एक कैपेसिटर होता है। इसमें स्टोर सूचना को रिफ्रेश करना पड़ता है। तो भैया यहाँ वहाँ डोलेगा तो रिफ्रेश तो करना पड़ेगा, तो सूचना को रिफ्रेश करना पड़ता है। इसकी क्षमता अधिक और गति कम होती है। जब बार बार रिफ्रेश करेगा तो गति धीमी होगी, लेकिन हाँ ज़्यादा स्टोर कर सकता है। तो स्टोरेज क्षमता अधिक होती है और गति धीमी होती है। यह बहुत सस्ती होती है, इसलिए तो बहुत बार रिफ्रेश करना पड़ता है, तो यह सस्ती होती है। इसका उपयोग पीसी, लैपटॉप और टैबलेट में किया जाता है। तो भाई छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? डायनेमिक रैम का प्रयोग करते हैं। तो पहले आते हैं डायनेमिक के 5 पॉइंट देख लेते हैं। डायनेमिक रैम क्या है? यह एक इसमें एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर लगा होता है। इसको बार बार रिफ्रेश करना होता है। इसकी क्षमता ज़्यादा होती है लेकिन इसकी गति धीमी होती है। यह सस्ती होती है। इसका प्रयोग हम लैपटॉप, पीसी और कंप्यूटर जो हमारे टैबलेट वगैरह होते हैं इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो 5 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट आता है हमारा स्टैटिक रैम। इसमें सूचना तब तक रहती है जब तक विद्युत सप्लाई ऑन रहती है। मतलब ये क्या है? जब तक हमारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है तब तक इसमें डाटा रहेगा। तो इसमें डाटा या सूचना तब तक ही रहती है जब तक विद्युत सप्लाई ऑन रहती है। इसमें एक से अधिक ट्रांजिस्टर लगे होते हैं जबकि कैपेसिटर नहीं लगा होता। तो इसमें क्या लगे होते हैं? ट्रांजिस्टर बहुत सारे लगे होते हैं लेकिन कैपेसिटर नहीं लगा होता है। कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होती है ना, कैपेसिटर नहीं लगा होता। इसको में डाटा या स्टोर सूचना को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती, मतलब बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। तो इसकी गति क्या होगी? इसकी गति अधिक होती है और स्टोरेज क्षमता क्या होती है? कम होती है। यह महंगी आती है और इसका प्रयोग हम किस में करते हैं? शेयर मार्केट हो गया, एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, इसमें इसका प्रयोग करते हैं जहाँ पर हमें स्टोरेज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती लेकिन हाँ गति की आवश्यकता होती है, तो हम वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पर आके स्टैटिक रैम। तो स्टैटिक रैम क्या है? चलिए हम देखते हैं। स्विच ऑन ऑफ होने पर इसका डाटा उड़ जाता है। यह तब तक ही रहता है ना। ये इसमें एक से अधिक ट्रांजिस्टर लगे होते हैं लेकिन कैपेसिटर नहीं लगा होता है। इसकी क्षमता अधिक होती है, मतलब इसकी गति बहुत ज़्यादा होती है लेकिन स्टोरेज क्षमता कम होती है। इसको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। यह महंगी होती है और शेयर मार्केट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आती है हमारी रोम। इससे पहले हम रैम को कर लेंगे रिवाइज। चलिए हम रैम को करते हैं रिवाइज। पहले आती है प्राथमिक रैम में रैम क्या होती है? तो रैम क्या थी हमारी? एक सेमीकंडक्टर डिस्क है, यह चिप है जिसको मदरबोर्ड के मेमोरी स्लॉट में लगाया जाता है। इसके एक्सेस टाइम भौतिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता। यह एक अस्थायी मेमोरी है, स्विच ऑफ होगा तो पूरा डाटा उड़ जाता है। स्टोरेज करने के लिए और पढ़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है डाटा को। यह दो प्रकार की होती है, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। डायनामिक क्या थी? यह मेमोरी, इसमें एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर लगा होता है। बार बार इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। गति धीमी होती है और इसकी क्षमता ज़्यादा होती है और ये सस्ते आते हैं और इसको रिफ्रेश करना पड़ता है बार बार। और इसमें पीसी, लैपटॉप, टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है स्टैटिक रैम। इसमें सूचना तब तक रहती है जब तक पावर ऑन रहता है। इसमें एक से अधिक ट्रांजिस्टर लगे होते हैं और एक भी कैपेसिटर नहीं होता। इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। इसकी गति तीव्र होती है और स्टोरेज क्षमता कम होती है। यह सस्ते नहीं आते, बहुत महंगे आते हैं। शेयर मार्केट में और जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है इसमें इसका प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट आता है हमारा रोम, जिसको कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी। यह एक स्थायी प्राथमिक मेमोरी है जिसमें स्टोर सूचना को केवल पढ़ा जा सकता है। तो जो रोम होता है इसमें क्या होता है, जितनी भी सूचना स्टोर होती है उसको सिर्फ केवल हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि रीड ओनली मेमोरी है। इसमें संग्रहित डाटा ना तो नष्ट होता है और ना ही बदला जा सकता है, मतलब इसमें जो डाटा लिखा होता है उसको ना नष्ट किया जा सकता है और ना ही बदला जा सकता है। इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो आवश्यक सॉफ्टवेयर होते हैं वह स्टोर होते हैं। तो इसमें जो कंप्यूटर है मतलब एक बेसिक मेमोरी है कि कंप्यूटर को सिर्फ याद रहे कि ऑन ऑफ कैसे होना है, फिर आगे का काम तो रैम कर लेगी, लेकिन रोम को बस क्या करना पड़ता है, कुछ ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको स्टोर करके रखना होता है। कंप्यूटर बंद करने पर इसमें स्टोर डाटा नष्ट नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि कंप्यूटर बंद किया और वो भूल ही जाएगा कि चालू कैसे होना है, तो इतना तो उसको याद रहता है। तो ये क्या होती है, परमानेंट मेमोरी होती है, तो इसका डाटा नष्ट नहीं होता। इसमें स्टोर प्रोग्राम को बायोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस कहा जाता है। रोम क्या है देखिए, पहले तो प्राथमिक मेमोरी होती है, इसमें सूचना डाटा को केवल पढ़ा जा सकता है, हम इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, ना बदला जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको स्टार्ट करने के लिए जो आवश्यक सॉफ्टवेयर होते हैं उनको स्टोर करके रखता है। कंप्यूटर बंद होने के बाद इसका डाटा नष्ट नहीं होता। और ये क्या होते हैं, इसका जो सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर होता है, उसको बायोस कहा जाता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहा जाता है। फिर आते हैं जो हमारा रोम था, उसके होते हैं कुछ टाइप, 3 प्रकार का होता है। पहले आता है पी रोम, जिसको कहा जाता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह एक विशेष प्रकार के रोम होता है जिसमें एक विशेष प्रक्रिया द्वारा जो उपयोग करता है वो उसके अनुकूल डाटा को प्रोग्राम किया जा सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब जो प्रयोगकर्ता होता है, यूजर होता है, वो क्या करता है, इसमें डाटा को प्रोग्राम किया जा सकता है। एक बार प्रोग्राम स्टार्ट हो जाने के बाद उसको बदला या हटाया नहीं जा सकता। तो हम जब क्या कर सकते हैं, उसको प्रोग्राम कर सकते हैं अपने अनुकूल, लेकिन एक बार यदि स्टोर हो गया तो हम उसको फिर बाद में नहीं बदल सकते। इसका प्रयोग वीडियो गेम, खिलौने और मेडिकल उपकरण है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है भैया, पी रोम है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। इसमें उपयोगकर्ता रोम को अपने अनुसार प्रोग्राम कर सकता है, लेकिन प्रोग्राम होने के बाद उसे बाद में बदल नहीं सकता या हटा भी नहीं सकता। इसमें आता है वीडियो गेम, खिलौने और मेडिकल उपकरण। फिर आता है ईप्रोम, इसे कहा जाता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस प्रकार के रोम पर पराबैंगनी किरणों की सहायता से पुराने प्रोग्रामों को हटाया या नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। तो इसमें क्या है, इरेजेबल, इरेज कर सकते हैं हम प्रोग्राम को, और नया प्रोग्राम लिखा भी जा सकता है। तो इसमें इस प्रकार की मेमोरी है। पराबैंगनी किरणें जो अल्ट्रावायलेट रे होती हैं उनकी सहायता से हम पुराने डाटा को हटाकर नया प्रोग्राम लिख सकते हैं। इसके लिए ईप्रोम को सर्किट से निकालना पड़ता है। इसे अल्ट्रावायलेट ईप्रोम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, जो हमारा ईप्रोम था उसको हम सर्किट से निकालते हैं और इसे अल्ट्रावायलेट ईप्रोम भी कहा जाता है। इसका प्रयोग टीवी और ट्यूनर कार्ड में किया जाता है, टीवी और ट्यूनर कार्ड में इसका प्रयोग किया जाता है। क्या है हमारा ई रोम, इसको क्या कहा जाता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी कहा जाता है। इसमें पराबैंगनी किरणों से पुराने डाटे को हम हटा सकते हैं प्रोग्राम को, और नया प्रोग्राम उसमें ऐड किया जा सकता है। इसमें ई प्रोम को सर्किट से निकालना पड़ता है, फिर अल्ट्रावायलेट ई प्रोम कहा जाता है। इसमें टीवी ट्यूनर कार्ड भी उपयोग किए जाते हैं। ई प्रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इस तरह से कि जो रोम होते हैं उनको सर्किट से निकाले बिना इस पर उच्च विद्युत विभव की सहायता से पुराने प्रोग्रामों को हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। तो इसे हमें सर्किट से निकालने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हम उच्च विद्युत विभव की सहायता से पुराने डेटा को हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। इसका प्रयोग हम डिजिटल कैमरे में, MP3 प्लेयर में और मेमोरी कार्ड आदि में हम करते हैं। तो पहले आती है रोम। रोम क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो डाटा होता है प्राथमिक मेमोरी होती है, इसका डाटा केवल पढ़ा जा सकता है, हम इसको नष्ट या हटा नहीं सकते। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो आवश्यक सॉफ्टवेयर होते हैं उनको स्टोर करके रखा जाता है इसमें। कंप्यूटर बंद होने पर इनका डाटा नष्ट नहीं होता। इसके जो प्रोग्राम होते हैं उनको बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहा जाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं, पी रोम,
ईपी रोम और ईईपी रोम। रोम क्या होता है? पी रोम, इसमें प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। इसका जो डाटा होता है उसमें विशेष प्रकार क्रिया के द्वारा हम यूज़र जो होता है वह अनुकूलित डाटा प्रोग्रामों को उसमें डाल सकता है। इसको केवल एक बार स्टोर किया जा सकता है, इसको दोबारा बदला या हटाया नहीं जा सकता। इसमें वीडियो गेम, खिलौने और मेडिकल उपकरण उपयोग में आते हैं। फिर आता है ई प्रोम, इसे इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। इसके जो डाटा रहता है उसको हम पराबैंगनी किरणों की सहायता से पुराने डाटा को हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। इस ई प्रोम को सर्किट से निकालना पड़ता है और इसमें अल्ट्रावायलेट ई प्रोम की सहायता से, मतलब इसे अल्ट्रावायलेट ई प्रोम भी कहा जाता है। इसका प्रयोग हम टीवी और ट्यूनर कार्ड में किया जाता है। नेक्स्ट आता है ई प्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आता है। इसमें रोम का जो सर्किट होता है उससे निकालने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उच्च विद्युत विभव की सहायता से पुराने प्रोग्रामों को हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। इसका प्रयोग डिजिटल कैमरे में, MP3 प्लेयर में और मेमोरी कार्ड में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी यह CPU से सीधी जुड़ी होती है। जब प्रोसेसर को किसी सूचना की आवश्यकता होती है तो इससे पहले वह कैश मेमोरी को भी चेक करता है और यदि कैश मेमोरी में ना हो तो उसे मुख्य मेमोरी में देखता है। तो जब भी कोई हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, प्रोग्राम होते हैं, तो वह सूचना की आवश्यकता, जब भी किसी भी सूचना की आवश्यकता होती है वह कहाँ पर जाता है? पहले कैश मेमोरी को चेक करता है। यदि उसमें नहीं होता तो फिर वह मुख्य मेमोरी के अंदर जाता है। यह CPU और मुख्य मेमोरी के बीच में एक बफर का काम करती है कैश मेमोरी, इसलिए सबसे तेज भी होगी क्योंकि मुख्य मेमोरी और जो CPU है उसके बीच में काम लगी हुई है, तो पहले इस यही काम करेगी। तो ये क्या है? बफर की तरह कार्य करती है और यह बहुत तेज होती है। इसके आकार में बहुत छोटी लेकिन मुख्य मेमोरी से अधिक तेज होती है। तो ये क्या होती है? बहुत छोटी होती है लेकिन मुख्य मेमोरी से बहुत ज़्यादा तेज होती है। यह CPU की प्रोग्रामिंग गति को बढ़ाती है और यह रजिस्टर के पश्चात द्वितीय तीव्रतम मेमोरी होती है। तो रजिस्टर सबसे तीव्र होता है, उसके बाद कैश मेमोरी और फिर मुख्य मेमोरी तेज होती है। तो जब भी कोई डाटा होता है तो पहले वह CPU से कहाँ जाता है? कैश मेमोरी, फिर कैश मेमोरी से मुख्य मेमोरी में जाता है। तो इसलिए जो कैश मेमोरी होती है वह तीव्र होती है, किससे? रजिस्टर के अलावा सबसे तेज होती है। तो कैश मेमोरी क्या है? तो यह CPU और CPU से सीधे जुड़ी होती है। जब भी कोई इंस्ट्रक्शन या आवश्यक सूचना प्राप्त करनी होती है तो पहले कैश मेमोरी को चेक किया जाता है, फिर मुख्य मेमोरी को चेक किया जाता है। यह CPU और मुख्य मेमोरी के बीच में बफर का काम करती है। इसमें यह बहुत छोटी होती है और CPU में बहुत तेज गति से कार्य करती है। इसमें CPU की प्रोसेसिंग गति को बढ़ा देती है और रजिस्टर के पश्चात दूसरी सबसे तीव्रतम मेमोरी है कैश मेमोरी। नेक्स्ट आता है रजिस्टर। क्या होता है? यह सबसे तीव्रतम मेमोरी है। यह CPU की कार्यकारी मेमोरी होती है क्योंकि CPU से कार्य करता है। तो क्या है? यह रजिस्टर है। CPU इसमें स्थित डाटा को ही प्रोसेस कर सकता है। तो जो CPU है इसमें जितना भी प्रोग्राम रखा है, डाटा रखा है, उसको ही प्रोसेस करता है। रजिस्टर मेमोरी का एक्सेस टाइम 1 से 2 नैनोसेकंड का होता है। तो ये बहुत तेज होती है। रजिस्टर क्या होती है? सबसे तीव्रतम मेमोरी है। CPU का कार्यकारी मेमोरी कहा जाता है। CPU में से डाटा इस पर ही प्रोसेस होता है। यह रजिस्टर मेमोरी का एक्सेस टाइम 1 से 2 नैनोसेकंड तक का होता है। फिर आती है हमारी द्वितीयक मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी, सहायक मेमोरी भी उसको कहा जाता है। यह मेमोरी जिसे CPU डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता उसे सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। देखो, जिसको CPU डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है तो उसे प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है, लेकिन डायरेक्ट इसको एक्सेस नहीं कर सकता तो उसे क्या कहा जाता है? द्वितीयक या सहायक मेमोरी कहा जाता है। यह एक स्थायी मेमोरी है, यह कंप्यूटर का भाग नहीं होती। तो यह क्या है? एक स्थायी मेमोरी है, मतलब इसमें कोई डाटा रखा है तो वह कंप्यूटर के जब लाइट चली जाएगी तो इसका डाटा नष्ट नहीं होता। तो ये क्या है? एक स्थायी मेमोरी है और इसका डेटा नष्ट नहीं होता। इसका डेटा नष्ट नहीं होता। यह मेमोरी CPU डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। यह स्थायी मेमोरी होती है और कंप्यूटर का भाग नहीं होती है, इसको हम बाहर से जोड़ते हैं, इसलिए यह बाह्य या सहायक मेमोरी भी कहलाती है। इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक लेकिन गति धीमी होती है, क्योंकि बाहर से लगी हुई है तो गति धीमी होती है लेकिन स्टोरेज क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। यह कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है
सीक्वेंशियल एक्सेस मतलब क्रमानुसार मेमोरी होती है, और दूसरी होती है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। जो क्रमानुसार या फिर सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होती है, इसमें डाटा को एक निश्चित क्रम में ही पढ़ा जा सकता है। इसके में अधिक मात्रा में डाटा स्टोर कर सकते हैं। और उदाहरण के लिए मैग्नेटिक टेप, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी डाटा है वो हम कैसे क्रमानुसार क्रम से ही पढ़ सकते हैं। जैसे कि पहले हमारी जो मैग्नेटिक टेप आती थी, कैसेट वगैरह आती थी कि एक गाना चलता था फिर दूसरा गाना स्टार्ट होता था, वैसे ही इसमें होता है कि इसको क्रमानुसार ही पढ़ा जा सकता है। इसमें बहुत सारा डाटा स्टोर करके हम रख सकते हैं। उदाहरण के लिए मैग्नेटिक टेप, तो पहले आती है मैग्नेटिक टेप, जो कि क्या है, एक सीक्वेंशियल या फिर क्रमानुसार मेमोरी का एक टाइप है। इसमें एक प्लास्टिक रिबन पर चुंबकीय पदार्थ या आयरन ऑक्साइड या फिर क्रोमियम डाइऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। तो यह क्वेश्चन आता है, जो हमारी प्लास्टिक की रिबन होती है उस पर किस चीज़ की परत चढ़ी होती है, तो चुंबकीय पदार्थ, जिसको आयरन ऑक्साइड कहा जाता है या फिर क्रोमियम डाइऑक्साइड कहा जाता है, उसकी परत चढ़ी होती है, जो विद्युत हेड से प्रभावित कर डाटा स्टोर करती है। मैग्नेटिक टेप पर स्टोर किए गए डाटा को रिकॉर्ड कहा जाता है, जो दो अलग अलग अंतरों करने के बीच कुछ खाली जगह पर जोड़ा जाता है, जिसे इंटरकैसेड गैप कहा जाता है। यह काफ़ी धीमी होती है किंतु सैकड़ों वर्ष तक सुरक्षित रखी जा सकती है। तो देखो, ये जो मैग्नेटिक टेप है, इस पर क्या होती है, एक प्लास्टिक की रिबन होती है जिस पर चुंबकीय पदार्थ आयरन ऑक्साइड या फिर क्रोमियम डाइऑक्साइड की परत लगी होती है। इसको विद्युत हेड से प्रभावित करके डाटा स्टोर किया जाता है। इसमें स्टोर करने के लिए दो अलग अलग डेटा में अंतर करने के लिए कुछ खाली स्थान भी छोड़ा जाता है, जिसे इंटर रिकॉर्ड गैप कहा जाता है। यह काफ़ी धीमी होती है और सैकड़ों वर्ष तक इसमें हम चीज़ें या फिर डाटा को स्टोर कर सकते हैं। फिर आती है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। इसमें डेटा किसी क्रम में एक्सेस और स्टोर किया जा सकता है। इसकी गति अधिक होती है। इसके प्रकार है मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। ये सब क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के टाइप होते हैं। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में इसमें डाटा किसी क्रम में एक्सेस या स्टोर किया जा सकता है, किसी भी क्रम में कर सकते हैं। इसकी गति धीमी होती है, बहुत धीमा चलता है। इसके उदाहरण है मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है, यह दो प्रकार की होती है, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। जो मैग्नेटिक डिस्क होती है वह कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है फ्लॉपी डिस्क और दूसरी होती है हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, इसमें डिजिटल सूचनाओं को एकत्रित करने वाली एक पतली मैग्नेटिक डिस्क होती है। इसमें क्या होती है, जो सूचनाएं होती है, डिजिटल सूचनाएं होती हैं, उसको एकत्रित करने की एक पतली मैग्नेटिक डिस्क होती है। इससे मेलर नाम की प्लेट शीट की बनी होती है। किससे बनी होती है, मेलर नाम की एक प्लास्टिक शीट होती है, उससे बनी होती है, जिसके दोनों ओर चुंबकीय पदार्थों का लेप लगा होता है, जिसके दोनों तरफ चुंबकीय पदार्थों का लेप लगा होता है। इसकी दोनों सतहों पर केंद्रित टैक्स या सेक्टर होते हैं। इसके दोनों तरफ क्या होते हैं, ट्रैक या फिर सेक्टर होते हैं, जिसमें डाटा संग्रहित होता है। उच्च सूचना वाले फ्लॉपी डिस्क की क्षमता भंडारण कितनी होती है, 1.44 MB होती है। उच्च क्षमता फ्लॉपी डिस्क का भंडारण क्षमता 2.88 MB होती है और वर्तमान में इसका स्थान पेन ड्राइव में ले लिया है। ये पहले यूज़ होती है लेकिन अब नहीं होती। तो फ्लॉपी क्या है, यह डिजिटल सूचनाओं को एकत्रित करने वाली एक मैग्नेटिक डिस्क होती है। इसको मेलर प्लास्टिक शीट से बनाया जाता है, जिसके दोनों तरफ चुंबकीय पदार्थ का लेप होता है। दोनों सतहों पर केंद्रित टैक्स और सेक्टर होते हैं, जिसमें डाटा संग्रहित किया जाता है। उच्च क्षमता वाली फ्लॉपी डिस्क की क्षमता होती है 1.44 MB होती है, जबकि जो अति उच्च क्षमता की फ्लॉपी डिस्क होती है उसकी क्षमता होती है 2.88 MB। वर्तमान में इसका स्थान पेन ड्राइव में ले लिया है। नेक्स्ट आती है हार्ड डिस्क। यह CPU के अंदर डेटा स्टोर करने वाली एक डिवाइस है, जो सिस्टम यूनिट के अंदर लगी होती है। तो इसमें क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या है, CPU के अंदर लगी स्टोर करने वाली प्रमुख डिवाइस है, जो कि सिस्टम यूनिट के अंदर लगी होती है। इसमें एल्यूमिनियम और धातु निर्मित चक्रियों या
डिस्क प्लेयर का समूह होता है। प्रत्येक प्लेयर पर आयरन ऑक्साइड की लेप होती है। प्लेटर की दोनों सतहों पर संकेंद्रित ट्रैक और सेक्टर होते हैं। सभी प्लेटर स्प्लेंडर में पिरोए जाते हैं। प्रत्येक प्लेटर पर अलग अलग रीड राइट हेड होता है। एक रीड करने के लिए, एक राइट करने के लिए, दोनों तरफ क्या होता है, एक रीड राइट हेड होते हैं। प्लॉटर की दोनों सतहों पर केंद्रित एक ट्रैक और सेक्टर होते हैं। सभी प्लॉटर स्प्लेंडर में पिरोए जाते हैं। इसकी गति RPM रेवोल्यूशंस पर मिनट में मापी जाती हैं। इसकी अत्यधिक संकेंद्रण क्षमता के कारण इसे मास मेमोरी स्टोरेज भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारे स्टोरेज हो सकता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मास स्टोरेज मेमोरी डिस्क या फिर मास स्टोरेज डिस्क कहा जाता है। इसके प्रकार कौन कौन से हैं? पाटा, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, या फिर साटा, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। SCSI, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये सब क्या होते हैं? यह हार्ड डिस्क के टाइप होते हैं। तो हार्ड डिस्क क्या है? यह CPU के अंदर डाटा स्टोर करने वाली एक प्रमुख डिवाइस है जो सिस्टम यूनिट के अंदर लगी होती है। इसमें एल्यूमिनियम और धातु से निर्मित चक्रियाँ और डिस्क प्लेटर का समूह होती है। प्रत्येक पर क्या होती है? आयरन ऑक्साइड की लेयर होती है। दोनों प्लॉटर पर संकेंद्रित ट्रैक और सेक्टर होते हैं। सभी प्लेटर स्प्लेंडर में पिरोए जाते हैं और प्रत्येक प्लॉटर पर अलग अलग रीड राइट हेड होते हैं। इनकी गति को RPM या रिवोल्यूशंस पर मिनट में मापा जाता है। इसकी अत्यधिक संघनन क्षमता होने के कारण इसमें मास स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। इसके उदाहरण है पाटा, साटा। तो पाटा क्या है? पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, और साटा है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। SCSI, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ऑप्टिकल डिस्क क्या होती हैं? यह पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बनी एक गोल डिस्क होती है। तो ये ऑप्टिकल डिस्क क्या होती हैं? तो पॉलीकार्बोनेट की बनी हुई प्लास्टिक की गोल डिस्क होती हैं जिसकी एक सतह पर प्रकाश परावर्तित करने के लिए एल्यूमिनियम की पतली परत चढ़ाकर चमकदार बनाया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क पर डाटा लिखने या पढ़ने के लिए लेज़र बीम की प्रयोग किया जाता है, अतः इसे लेज़र डिस्क भी कहा जाता है। ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग एक्सिस टाइम मैग्नेटिक डिस्क से अधिक होता है, परंतु यह डाटा की बड़ी मात्रा का क्रमानुसार पढ़ने और लिखने के लिए प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए CD और DVD और ब्लू रे डिस्क, ये सब क्या होते हैं? ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण होते हैं। इसमें क्या होता है? एक पॉलीकार्बोनेट की प्लास्टिक की गोल डिस्क होती है जिसकी एक सतह परावर्तित करने के लिए इसमें एल्यूमिनियम की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्टिकल डिस्क पर डाटा लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? लेज़र बीम का प्रयोग करते हैं। ऑप्टिकल डिस्क को एक्सिस टाइम मैग्नेटिक डिस्क से अधिक होता है, परंतु इसमें डाटा की बड़ी मात्रा को क्रमानुसार पढ़ने या लिखने का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें DVD, CD, ब्लू रे डिस्क आदि उदाहरण हैं। इसका सबसे पहला उदाहरण है CD। इसका पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। यह एक मेटालिक डिस्क होती है जिसमें लेज़र बीम के द्वारा आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है। तो किससे बनी होती है? मेटालिक से बनी होती है। तो मेटालिक डिस्क है जिस पर हम लेज़र बीम की सहायता से आंकड़ों को या फिर डेटा को लिखते हैं। इसमें स्पाइरल ट्रैक होते हैं। इसमें डाटा को स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। इसके द्वारा एक कंप्यूटर की सूचना को दूसरे कंप्यूटर पर आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए CD-ROM, CDR और CDRW। तो R मतलब रीड और राइट और रीड दोनों प्रकार की होती हैं। तो ये क्या है? CD है। इसमें क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क है। एक मेटेलिकल डिस्क होती है जिसके में आंकड़े लिखने के लिए हम लेज़र बीम का प्रयोग करते हैं। स्पाइरल ट्रैक होते हैं। डाटा को स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। इसमें सूचना को एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित किया जा सकता है। और एग्जाम्पल के लिए CD-ROM, CDR और CDRW। फिर आता है DVD। इसका पूरा नाम होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। यह डिजिटल वीडियो डिस्क इसको कहा जाता है, DVD को। यह CD का ही एक परिष्कृत रूप होता है जिसकी भंडारण क्षमता अधिक
होती है। ध्वनि के लिए इसमें डिजिटल थिएटर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऑडियो वीडियो डाटा स्टोर करने के लिए मूविंग फीचर पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप वीडियो फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है। इसमें डाटा 2 लेयर में लिखा जाता है, तब इसकी संग्रहण क्षमता और अधिक हो जाती है। इसमें डाटा पढ़ने के लिए लाल रंग की लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है पढ़ने के लिए। तो डीवीडी क्या हो गया, इसका पूरा नाम होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क भी इसको कहा जाता है। यह एक डीवीडी सीडी का ही एक परिष्कृत रूप होता है जिसकी भंडारण क्षमता अधिक होती है। ध्वनि के लिए इसमें डिजिटल थिएटर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऑडियो वीडियो स्टोर करने के लिए मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप का प्रयोग किया जाता है। वीडियो फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है। इसमें 2 लेयर होती हैं जिसमें दोनों लेयर में डाटा लिखा जा सकता है। इसकी संग्रहण क्षमता अधिक हो जाती है, जिसमें डाटा को पढ़ने के लिए लाल रंग की लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। BRD ब्लू रे डिस्क, इसको पढ़ने और लिखने के लिए ब्लू वॉयलेट लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। इसकी भंडारण क्षमता 25 GB से 128 GB तक हो सकती है। इसको धूल खरोंच से इसके खराब होने का डर भी कम रहता है। ब्लू रे डिस्क का आकार सामान्य CD और DVD की तरह हुई होता है। तो ये क्या है, ब्लू रे डिस्क है। इसको पढ़ने लिखने के लिए ब्लू वॉयलेट लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। इसकी क्षमता कितनी होती है, 25 GB से 128 GB तक होती है। इसको धूल खरोंचने से खराब नहीं होती। इसका आकार CD और DVD की तरह ही होता है। HVD क्या होती है, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। यह DVD की तरह दिखने वाली एक डिस्क होती है जिसकी स्टोरेज क्षमता TB में होती है, मतलब टेराबाइट में होती है। इसका स्टोर डाटा या डाटा स्टोर करने के लिए हरे और लाल रंग का संयुक्त रूप प्रयोग किया जाता है। तो हरा और लाल रंग का प्रयोग किया जाता है किसमें, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क में। तो होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क क्या है, DVD की तरह दिखने वाली एक डिस्क है जिसकी स्टोरेज क्षमता TB में होती है। इस डाटा स्टोर करने के लिए हरे और लाल लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। यह आकार में तुलनात्मक रूप से छोटी होती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाई जा सकती है। पहले आती है फ्लैश मेमोरी। यह एक स्थायी या नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है जिसमें विद्युत द्वारा पुराने डाटा या प्रोग्रामों को हटाकर नया डाटा या प्रोग्राम लिखा जा सकता है। उसे क्या कहा जाता है, फ्लैश मेमोरी कहा जाता है। फ्लैश एकदम फ्रेश है। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसमें विद्युत द्वारा पुराने डाटा को और पुराने प्रोग्राम को हटाकर नया डाटा या प्रोग्राम लिखा जा सकता है। यह EEPROM का एक उदाहरण है। इरेजेबल इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का टाइप होता है। फ्लैश मेमोरी से सप्लाई हटा देने पर इसका डाटा बना रहता है। मतलब ये क्या है, एक स्थायी मेमोरी है। तो सप्लाई यदि हट भी जाएगी तब भी इसका डाटा क्या रहता है, बना रहता है। इसकी गति क्षमता उच्च होती है, जैसे कि पेन ड्राइव, इसकी गति और क्षमता क्या होती है, उच्च होती है। इसका प्रयोग डिजिटल कैमरे में, मेमोरी फ़ोन में, MP3 प्लेयर में और वीडियो गेम आदि में किया जाता है। तो इसका प्रयोग हम किस में करते हैं, डिजिटल कैमरे में करते हैं, मोबाइल फ़ोन में करते हैं, MP3 प्लेयर में करते हैं और वीडियो गेम में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आती है पेन ड्राइव। यह पेन के आकार की इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है। कैसी होती है पेन ड्राइव, पेन के आकार की छोटी सी होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। इसे लगाओ और खेलो, प्लग एंड प्ले की तरह प्रयोग किया जा सकता है। इससे कंप्यूटर की USB पोर्ट में लगाकर प्रयोग किया जाता है और डाटा को स्थानांतरित करके एक सिस्टम से दूसरे स्थान पर ले जाना संभव हो जाता है। तो ये क्या है, पेन ड्राइव है। पेन के आकार की इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसको लगाओ खेलो भी कहा जाता है या उसकी तरफ प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में USB पोर्ट में लगाकर प्रयोग किया जा सकता है और डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या सिस्टम में ले जाना आसान होता है। फिर आती है मेमोरी कार्ड। यह सिलिकॉन का बना एक बहुत छोटा कार्ड होता है। तो किसका बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है।
सिलिकॉन का ये बना एक बहुत छोटा कार्ड होता है। इसे मल्टीमीडिया कार्ड भी कहा जाता है। कंप्यूटर के अलावा अन्य उपकरण में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कैमरा आदि में मेमोरी कार्ड का प्रयोग किया जाता है। तो मेमोरी कार्ड में क्या हो, यह सिलिकॉन का बना एक छोटा सा कार्ड होता है। इसलिए किसका बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। इसे मल्टीमीडिया कार्ड भी कहा जाता है मेमोरी कार्ड को। इसके अलावा अन्य उपकरण में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कैमरा आदि। स्मार्ट कार्ड, इसे चिप कार्ड कहा जाता है या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट चिप भी कहा जाता है स्मार्ट कार्ड को। यह एक छोटा प्लास्टिक पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना एक कार्ड होता है जिसमें स्थायी मेमोरी चिप लगी होती हैं। कुछ स्मार्ट कार्ड में माइक्रो प्रोसेसर के साथ EEPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी लगी होती है। इसमें डाटा स्थानांतरण भी किया जा सकता है। स्मार्ट कार्ड में निहित डाटा को स्मार्ट कार्ड रीडर कहा जाता है। यह कार्ड के द्वारा पढ़ा जाता है, स्मार्ट कार्ड रीडर के द्वारा इसको पढ़ा जा सकता है। इसका प्रयोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ATM, पहचान कार्ड और सिक्योरिटी कार्ड में किया जाता है। तो ये क्या हो गया तुम्हारे स्मार्ट कार्ड में क्या कहा जाता है, इसे चिप कार्ड, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कार्ड भी कहा जाता है। प्लास्टिक का छोटा सा कार्ड होता है जो कि पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना होता है। इसमें स्थायी मेमोरी चिप लगी होती है। कुछ स्मार्ट कार्ड में माइक्रो प्रोसेसर के स्थान पर EEPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी लगी होती है, जो कि डाटा में स्थानांतरण परिवर्तन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। स्मार्ट कार्ड में निहित डाटा को स्मार्ट कार्ड रीडर द्वारा पढ़ा जाता है और इसका प्रयोग हम क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड, पहचान कार्ड, सिक्योरिटी कार्ड में करते हैं। नेक्स्ट आता है अन्य मेमोरी। इसमें सबसे पहले आती है वर्चुअल मेमोरी। यह मेमोरी प्रबंधन की एक व्यवस्था होती है जिसमें बड़े सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को मुख्य या फिर प्राथमिक मेमोरी में अंशतः डालकर क्रियान्वित किया जाता है। तो जो वर्चुअल मेमोरी होती है इसमें क्या होता है, एक प्रबंध का एक व्यवस्था है, मेमोरी के एक सिस्टम की व्यवस्था है जिसमें बड़े सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को मुख्य या प्राथमिक मेमोरी में अंशतः डालकर क्रियान्वित किया जाता है। मतलब हम जो प्राथमिक मेमोरी है, मुख्य मेमोरी है, उसमें हम कुछ ही डालकर, इसका वर्चुअल मेमोरी का पार्ट डालकर इसको प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें केवल उसी प्रोसेस को मेन मेमोरी में डाला जाता है जो प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होती है। प्रोग्राम के उस भाग के निष्पादन के बाद मेन मेमोरी में उपलब्ध प्रोसेस को तेजी से दूसरे प्रोसेस द्वारा डाल दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो मेमोरी होती है उसमें केवल उसी प्रोसेस को मेन मेमोरी में डालते हैं जो कि प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होती है। मतलब जो प्रोग्राम क्रियान्वयन करना है, जो प्रोसेस क्रियान्वयन कर रहा है, उसी को हम डालते हैं, उसी में डालते हैं, उसी को डालते हैं। प्रोग्राम के उस भाग के निष्पादन के बाद मेमोरी में उपलब्ध जो प्रोसेस होती है उसको तेजी से दूसरे प्रोसेस में बदल दिया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को इस प्रकार प्रबंधित करता है ताकि उपयोगकर्ता को बड़ी और तीव्र मेमोरी का आभास हो। इस प्रकार उपयोगकर्ता या प्रोग्रामर के लिए वर्चुअल मेमोरी का आकार असीमित हो जाता है। तो इसमें क्या था, देखो हमारी प्राथमिक मेमोरी वो सीमित थी, लेकिन हम उसमें क्या करते हैं, एक वर्चुअल प्लेस बना देते हैं और जिस प्रोग्राम को हमें रन करना है उसको हम उसमें रन कराते हैं और उसको रन कराने के बाद बहुत तेज़ी से दूसरे प्रोसेस द्वारा उसको बदल दिया जाता है। इसमें हम जो उपयोग करता है तो उसको क्या होता है, क्या प्रोग्राम होता है, उसको बहुत बड़ा या फिर असीमित आकार मिल जाता है प्रोसेस करने के लिए। तो इससे क्या होता है, इसके लिए इसका आकार ही बड़ा हो जाता है और एक आभासी मेमोरी का अनुभव होता है कि बहुत सारी मेमोरी हो गई। वर्चुअल मेमोरी के लाभ क्या होता है, मेन मेमोरी का आकार कम होने पर भी सभी बड़े प्रोग्रामों का क्रियान्वयन हो जाता है। जैसे कि हमारी मेमोरी, जो मेन मेमोरी वो छोटी है लेकिन हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम नहीं खुल सकते उसमें, तो क्या कर सकते हैं, वर्चुअल मेमोरी एक बड़ा आकार प्रोवाइड करती है उसको, जिससे कि हमारे जो बड़े प्रोग्राम होते हैं उनका क्रियान्वयन संभव हो जाता है। प्रोग्रामर को प्रोसेस तैयार करते समय उपलब्ध मेमोरी क्षमता पर ध्यान नहीं देना होता। इसमें CPU की उपलब्धता बढ़ती है। तो इसमें जो वर्चुअल मेमोरी में क्या होता है, प्रोग्रामर होता है उसको प्रोसेस तैयार करते समय उपलब्ध मेमोरी क्षमता पर ध्यान नहीं देना होता। तो वो क्या करते हैं, उपलब्ध जो मेमोरी क्षमता है उस पर ध्यान नहीं देना होता और CPU की उपलब्धता बढ़ती है।
वर्चुअल मेमोरी के दोष क्या क्या हैं? इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा बेहतर मेमोरी प्रबंधन की ज़रूरत होती है। दोष, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा बेहतर मेमोरी प्रबंधन की आवश्यकता होती है। कभी कभी प्रोग्राम के निष्पादन में समय भी अधिक लग जाता है, मतलब इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है प्रोग्राम करने में, कभी कभी ज़्यादा टाइम लग जाता है और इसको मेमोरी प्रबंधन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी में अंतर। तो प्राथमिक मेमोरी की स्थिति क्या है? तो यह कंप्यूटर के अंदर होती है, और जो बाह्य मेमोरी होती है, द्वितीयक मेमोरी होती है, वह कंप्यूटर के बाहर होती है। प्रकृति कैसी होती है? जो प्राथमिक मेमोरी होती है वह अस्थायी होती है, मतलब कंप्यूटर बंद हुआ और ये उड़ जाएगी। लेकिन जो बाह्य मेमोरी होती है वह स्थायी होती है। और इस क्षमता, प्राथमिक मेमोरी की क्षमता सीमित होती है, इसलिए हम वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन जो द्वितीयक मेमोरी होती है वह असीमित क्षमता होती है। गति, तो प्राथमिक मेमोरी बहुत तेज़ होती है, लेकिन जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है अपेक्षाकृत धीमी होती हैं। प्राथमिक मेमोरी एक्सेस टाइम कम होता है, नैनो सेकेंड में होता है, जबकि जो हमारी द्वितीयक मेमोरी होती है वह उसकी एक्सेस टाइम अधिक होता है और मिली सेकेंड में होता है। प्राथमिक मेमोरी प्रति बिट लागत में अधिक होती है, और जो हमारी द्वितीयक मेमोरी होती है उसकी प्रति बिट लागत में कम होती है। देखो पहले आती है इसकी स्थिति। तो प्राथमिक मेमोरी कंप्यूटर के अंदर और द्वितीयक मेमोरी कंप्यूटर के बाहर। प्रकृति, प्राथमिक मेमोरी की स्थायी और आप जो द्वितीयक है वह स्थायी होती है द्वितीयक मेमोरी, और जो प्राथमिक होती है वह अस्थायी होती है। क्षमता, प्राथमिक की सीमित होती है और द्वितीयक होती है उसकी असीमित। गति, तो प्राथमिक मेमोरी बहुत तेज़ होती है और द्वितीयक मेमोरी धीमी अपेक्षाकृत। और एक्सेस टाइम, प्राथमिक मेमोरी को कम समय लगता है नैनो सेकंड में, और जो द्वितीयक मेमोरी होती है उसको अधिक टाइम लगता है मिली सेकंड में। प्राथमिक मेमोरी की जो प्रति बिट लागत होती है वह अधिक होती है, लेकिन जो द्वितीयक मेमोरी होती है उसकी प्रति बिट लागत कम होता है। मेमोरी का मापन, बिट बाइनरी डिजिट को निरूपित करता है जो कि सिंगल डिजिट होती है, जिसमें 0 या 1 का प्रयोग किया जाता है। 0 मतलब ऑफ, 1 का मतलब होता है 1 ऑन। और यह मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है। पहले आता है फुल फॉर्म, फिर आती है यूनिट, फिर आती है बाइट। पहले आता है बिट, यह बाइनरी डिजिट होती है 0 या 1। एक निब्बल बराबर 4 बिट होते हैं। एक बाइट बराबर 8 बिट होते हैं। एक किलोबाइट या केबी बराबर होते हैं 1024 बाइट, जो कि 2⁻10 बाइट के बराबर होती है। एक होता है एमबी, एक एमबी या फिर मेगाबाइट के बराबर होते हैं 1024 केबी, जो कि होती है 2⁻20 बाइट। एक गीगाबाइट के बराबर होते हैं 1024 एमबी, जो कि होती है 2⁻30 बाइट। एक टीबी टेराबाइट के बराबर होते हैं 1024 जीबी, जो कि 2⁻40 बाइट के बराबर होती हैं। एक पेटाबाइट बराबर होते हैं 1024 टेराबाइट की, जो कि होती है 2⁻50 बाइट। और एक एक्साबाइट के बराबर होती है 1024 पेटाबाइट, जो कि 2⁻60 बाइट के बराबर होती हैं। जेटाबाइट के बराबर होती है 1024 एक्साबाइट के बराबर होती है, जो कि 2⁻70 बाइट के बराबर होती है। योटाबाइट 1024 जेटाबाइट के बराबर होती है, जो 2⁻80 बाइट के बराबर होती है। फिर आते हैं एक बेरंटो बाइट, जिसको बीबी कहा जाता है, और यह 1024 योटाबाइट के बराबर होती है, जो 2⁻90 बाइट के बराबर होती है। और एक जियो बाइट होती है, जो कि 1024 बीबी के बराबर होती है, 10⁻100 बाइट्स कहा जाता है।